हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा सूत्र अध्ययन में आप सबको स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा के मल्हार पुस्तक के चैप्टर नंबर 8 को हम आज अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में बिरजू महाराज से साक्षात्कार के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि साक्षात्कार यानी वो हैं जो कि इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार यानी आपस में जो वार्तालाप होता है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं, जो कि इसमें हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। और बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है? बृजमोहन मिश्र। तो चलिए आज हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत की नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए की जाता है। और बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव है। उनके जीवन की में क्या है? उतार चढ़ाव भरा हुआ है। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिले। इससे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे। तो तस्वीर में जो दिख रहा है ये हैं बिरजू महाराज जी। तो चलिए क्या साक्षात्कार कैसे किया जाता, कैसे किए हैं उन्होंने, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। कहती हैं, सुना है कि आपका बचपन संघर्ष से भरा हुआ था, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइएगा। उसके बाद बिरजू महाराज कहते हैं, एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्ष के दौर में मेरे सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते तो कभी पुराने जंजीर की साड़ियाँ जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात में कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहती थी, खाने की भले ही ना मिले या कुछ भी ना मिले पर अभ्यास जरूर करो। तनुश्री पूछता है, आपने कथक किससे सीखा? तो बिरजू महाराज कहते हैं, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्य को गड़ा या तबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गधा बांधूंगा। इस पर अम्मा जी मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गधा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। इस वर्षों तक नृत्य सीखने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगान है तभी गधा बांधता हूँ। तनुश्री कहती हैं, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? उसके बाद बिरजू महाराज कहते हैं, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्य शोभना नारायण आईएएस ऑफिसर है और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएँ और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा जी ने कहा, तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय
किया था कि महाराज बनाना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। माणिक कहता है, कथक की शुरुआत कब हुई? तो बिरजू महाराज कहते हैं, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इनकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और औपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित रहा था। हमारे लखनऊ घरेलू के लोग मूलतः बनारस और इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहाँ 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरागियां नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार नौ कथिकों नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उस कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। इस पद देखिए, बेरगियां नाला जुलुम जोर, 9 कथिको नाचबे 3 चोर, जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर 3 3। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। श्रेया ने कहा, क्या नृत्य की सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? बिरजू महाराज कहते हैं, गाना बजाना और नाचना ये तो तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत के लय होती हैं, उसका ज्ञान अवश्य है। नृत्य में शरीर ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य भक्ति को निमंत्रण देता है। कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर संगीत विविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसियां मारता है और फिर घास काटता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। यानी जो घास काटता है तो घास काटने से उसका उंगली कट जाता है, तो उसी प्रकार उसका भी नहीं करता तो हमारा क्यों कटेगा, ऐसे समझना है। ठीक है। लय और काम में, नृत्य में जीवन में संतुलन बना रखनी रहती है। जैसे कि अपने घास जो करते हैं उसी तरह लय एक तरह का आवरण है और नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुंदरता की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं धनुष कर रही है। आपने कथक में कई नई चीज़ों भी जोड़ी है ना? तो बिरजू महाराज कहते हैं, कथक भी पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, वहाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गैर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूब सुंदर थे, पर उनकी खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उस भाव भंगियों को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। तनुश्री कहते हैं, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। तो बिरजू महाराज उत्तर देते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं और पर इंसान तो सब जगह एक से ही होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब
इन्हें सब बच्चों क्या है, कृष्ण है। बच्चों की जिद, रोना, उठना बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। चाहे नृत्य हो या कुछ और, परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसे छाया छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोए तो समय आने पर ही एक और पेड़ फलेगा। वह नए वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद खाद मिलेगा। माणिक कहता है, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आया है। तो बिरजू महाराज कहते हैं, पहले मंच नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक नाचो चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होठ रंगने के लिए पान होता था। वह पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन होते थे कि दर्शकों के सामने पूरा दृश्य खींच जाता था कि कैसे गोपियों के घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली। पिछले से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाकर और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। श्रेया कहती हैं, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया। बिरजू महाराज ने कहते हैं, बहुत छोटापन से ही तबला पीटना शुरू किया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्म गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सूर्या के लिए गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए। वह बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतर फेंक और छिप गया। माणिक कहता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं, लोक नृत्य सामूहिक होते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरे और शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफ़ी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बदलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नृत्य हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली और रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। तो श्रेया जी कहते हैं, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य क्या स्थिति है। उसके बाद बिरजू महाराज कहते हैं, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पर सोच वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे अभी कहता हूँ, अब संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुमान करो और अनुभव करिए। ठीक है। तो तनुश्री जी कहते हैं, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं, कथक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, मोहिनी अट्टम और उड़ीसी नाट्यम और क्या है, मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगियाँ है। ठीक है। कथक की भाव भंगियाँ दैनिक जीवन में से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्तिकला से। तो किस से कथक में क्या भंगियाँ जैसे ले जाते हैं और भरतनाट्यम में मूर्ति जैसे कलाएं हैं। तो भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से, ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है और कथकली में ओज है। कथक में दोनों है
कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लो के समान। जैसे कि चिराग की लो जिसे कोमलता के समान हिलता रहता है, उसी प्रकार अपनी गर्दन को हिलाना चाहिए। किसमें? कथक में। ठीक है, तो इस प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती है। और जैसे घूंघट हटाने में या घूंघट उठाने में उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोक देते थे। किसे? किसे? बिरजू महाराज को। ठीक है, बिरजू महाराज की चाचा उनको टोक देते थे। घूंघट उठा रहे हो या तंबू? क्या बोले चाचा जी? घूंघट उठा रहे हो या तंबू, ये बोले। तो उसके बाद माणिक कहते हैं किससे? बिरजू महाराज से, खाली समय में आप क्या करते हैं? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगा रहता है, अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। किसने बोला? बिरजू महाराज। ठीक है, और कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्ज देखने की जिज्ञासा होती है, जैसे कि अंदर झांकने के लिए इच्छाएं होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपनी ब्रीफकेस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। ठीक है, बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्राय रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। कौन? बिरजू महाराज। ठीक है, जब नींद से आंखों बंद होने लगते हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले तो वर्षों में लगभग 17 चित्र बना लिए हैं। उसके बाद श्रेया जी कहते हैं अगर कोई बच्चा गाना बजाना और नृत्य सीखना चाहे पर घर में लोग ना चाहते हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बोले। तो बिरजू महाराज जी उनके प्रश्न की उत्तर देते हैं। जैसे कि बिरजू महाराज के माँ बाप बोलते हैं कि मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दे, जैसे अन्य खेल में हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा और सदुपयोग बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तनुश्री कहती हैं क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? तो उन तनुश्री जी के उत्तर देते हैं बिरजू महाराज जी और कहते हैं मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। हुनर ऐसा खजाना है जिससे कोई नहीं छीन सकता है और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो, यदि नहीं तो ज़रूर सीखो। मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। लय में अनुशासन सिखाती है और संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे के का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो बिरजू महाराज जी की साक्षात्कार इतने में समाप्त होता है। बिरजू महाराज जी अच्छे से अपने साक्षात्कार करते हैं। ठीक है, तो इतने से हम रहने देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।